ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे 3 नंबर अनाज वाली फसलों में 3 नंबर फसल कौन सी आती है। यानी 2 हो चुकी है, एक मक्का हो चुकी है, दूसरी राइस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद अपने बात करेंगे आज 3 नंबर पे ज्वार की, यानी सोरगम की बात करेंगे। 3 नंबर पार्ट आता है इसका। ये छोटी होने के पश्चात आपको इसको 2 ही पार्टों में या 3 पार्टों में कंप्लीट करवा दी जाएगी। आपको ज्वार के अंदर क्या पूछा जाता है, कैसे आपको नोट्स तैयार करने हैं। ज्वार का अगर पूछा जाए कि इसका बोटनिकल नाम क्या होता है, बोटनिकल नाम रहता है इसका सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर इसका रहता है बोटनिकल नाम, सोरगम बाइकलर। अगर इसकी फैमिली पूछी जाए, इसका फैमिली होगा, इसका कुल या वंश भी कह सकते हो आप, तो कौन सा रहता है। यानी मैंने जो 2 फसलें करवाई थी, चावल की करवाई है, मक्का की करवाई है, वही इसकी फैमिली रहती है। कौन सी रहती है, ग्रेमिनी या पोएसी। दोनों एक ही नाम है, ग्रेमिनी भी कह सकते हो आप इसे, पोएसी भी कह सकते हो। अब उसके बाद इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, यानी 2n बराबर कितने रहते हैं, 20 रहते हैं। उसके बाद अगर इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, उत्पत्ति के अंदर कुछ विद्वानों का अलग अलग राय भारत में माना जाता है, लेकिन उत्पत्ति स्थान इसका माना जाता है अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान कौन सा रहता है, अफ्रीका रहता है। अब हमने बोटनिकल नाम, फैमिली और क्रोमोसोम संख्या और उत्पत्ति स्थान इसका देख लिया है। अब अपना क्या रहता है, अब अपना रहता है इसका आहार मूल्य। आहार मूल्य, और इसे आप क्या कह सकते हो, महत्व भी कह सकते हो। आहार मूल्य या महत्व भी कह सकते हो। तो इसके अंदर मैंने पहले ही क्रॉप के अंदर बताया था कि क्या क्या पूछा जाता है, तो अपने चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इसमें क्या रहता है, पहला ये रहता है कि इसका फल पर, यानी ज्वार का फल प्रकार क्या होता है। तो इसका फल प्रकार क्या रहता है, तो ज्वार का फल प्रकार रहता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस कहा जाता है इसके फल प्रकार को। दूसरा इसके अंदर क्या रहता है कि इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, यानी ज्वार का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा, तो उस पुष्पक्रम को कहते हैं पेनिकल। पेनिकल चावल का भी था और ज्वार का भी पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। उसके बाद अगर इसके अंदर ज्वार किसमें आता है, एक तो ज्वार को शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है, शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। और ज्वार में, ज्वार को मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है, मोटे अनाजों का राजा। मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, ज्वार को कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर 5 नंबर पर बात करेंगे कि ज्वार की छोटी अवस्था के अंदर एक हानिकारक धुरीन कहा जाता है, इसे ग्लूकोसाइड भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ इंपोर्टेंट लगा के भी लिख सकते हो इसके अंदर कि ज्वार के अंदर जो हानिकारक रसायन पाया जाता है, कौन सा, हानिकारक रसायन। तो हानिकारक रसायन कौन सा है इसके अंदर, तो हानिकारक रसायन रहता है HCN भी कह सकते हो आप, या इसे धुरीन भी कहा जाता है। धुरीन के अलावा इसको और क्या कहा जाता है, ग्लूकोसाइड भी कह सकते हो आप, ग्लूकोसाइड भी कहा जाता है। धुरीन, HCN, ग्लूकोसाइड जो क्या उत्पन्न करता है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसके उत्पन्न करने, क्योंकि छोटी अवस्था में ही पाया जाता है, छोटी अवस्था, छोटी अवस्था में पाया जाता है HCN, यानी छोटी पत्तियों में छोटी अवस्था होती है। अंकुरण के लगभग 15-20 दिन के बाद जैसे ही अवस्था आती है, तो और ये क्या उत्पन्न करता है, यानी इसके क्या उत्पन्न होता है इससे, तो इससे उत्पन्न होता है हाइड्रोसाइनिक
अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोसायनिक अम्ल उत्पन्न होता है HCN से। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसके अंदर अगर आप बात करो कि पशुओं को अगर 0.5 ग्राम मात्रा से ज्यादा अगर पशुओं को खिला दिया जाए, ज्यादा मात्रा में खिला देते हो आप, तो पशुओं की क्या हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, यानी 0.5 ग्राम। और बात की जाए HCN की, तो इसके अंदर क्या होता है कि HCN की मात्रा ज्यादा किसका उपयोग करने से बढ़ती है, तो इसका यानी HCN की मात्रा ज्यादा किसका उपयोग करोगे तब बढ़ेगी, यानी नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा उपयोग करने के कारण इसमें ये मात्रा HCN की बढ़ती है, तो ये भी हानिकारक होता है HCN। और उसके बाद अपने बात करते हैं ज्वार के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो ज्वार के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है 72.6% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलेगी। अगर बात की जाए इसमें ज्वार के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा होती है इसमें 10.4% पाई जाती है। अगर ज्वार के अंदर वसा की बात की जाए तो वसा की मात्रा पाई जाती है 1.9%, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इसकी खेती की जाती है, तो राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा जाता है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां इसकी खेती की जाती है, तो राजस्थान के जिले रहते हैं पाली हो गया, पाली के बाद अजमेर हो गया, अजमेर के बाद टोंक हो गया, टोंक के बाद कोटा और झालावाड़ आदि जिलों के अंदर राजस्थान के ये जिले हैं, जैसे पाली, अजमेर, टोंक, कोटा और झालावाड़ के अंदर ज्वार की खेती सर्वाधिक की जाती है, तो ये रहता है आहार मूल्य। उसके बाद इसके लिए बात की जाए कि ज्वार के लिए जलवायु यानी कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कितना प्रतिशत इसमें वार्षिक वर्षा की मात्रा उपयुक्त रहती है, तो ज्वार के अंदर अगर जलवायु पूछी जाए तो सभी लगभग स्टूडेंट्स को पता है कि ये गर्म जलवायु यानी गर्मी के मौसम में फसल ली जाती है ये, तो अगर इसके लिए जलवायु है तो गर्म जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है, गर्म जलवायु सबसे उपयुक्त रहती है ज्वार के लिए। उसके बाद अगर इसका टेम्परेचर पूछा जाए कि औसत तापमान कितना रहता है, तो ज्वार का औसत तापमान रहता है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। कुछ बुक्स में आपको 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में मिलेगा। उसके बाद एक नोट लगा के और भी लिख सकते हो आप इसके अंदर कि ज्वार को क्या कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है, कैमल क्रॉप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कैमल क्रॉप इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर यानी नमी की कमी होने के कारण, यानी नमी की कमी हो चुकी है, नमी की कमी होने के कारण, नमी की कमी होने के कारण वृद्धि रुक जाती है, यानी जैसे फसल आपके मृदा के अंदर नमी की कमी हो चुकी है, कमी होने के बाद उसकी फसल की क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुकने के बाद जैसे ही आपने सिंचाई की है तो सिंचाई के अंदर क्या रहेगा कि सिंचाई करने के बाद पुनः वृद्धि शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार की होने की क्रिया क्या कहलाती है, कैमल क्रॉप कहते हैं। इस वृद्धि के कारण ही कैमल क्रॉप कहा जाता है। अगर बात की जाए कि ज्वार के अंदर जलवायु हो चुकी है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान बता दिया, कैमल क्रॉप बता दिया। अब अपने बात करेंगे इसके ऊपर कि वर्षा की मात्रा, यानी ज्वार के अंदर वर्षा की मात्रा कितनी रहती है।
वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा लगभग 30 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। 30 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा मानी जाती है। वार्षिक वर्षा 30 से 75 सेंटीमीटर मानी जाती है। और एक बात और भी लिख सकते हो आप कि ज्वार, नोट में ये भी लिख सकते हो कि ज्वार को शीतोर पादप भी कहा जाता है। शीतोर पादप माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है, शीतोर पादप भी माना जाता है। यानी जलवायु होगी। अब अपने बात करेंगे कि जलवायु के बाद मृदा की तैयारी के बाद अब अपने बात करेंगे, यानी जलवायु हो चुकी है। जलवायु के बाद ज्वार में बात करेंगे अपने मृदा के ऊपर, यानी कि कौन सी मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है, मृदा की तैयारी कैसे रहती है। तो ज्वार के लिए मृदा कौन सी, यानी गर्म जलवायु तो चाहिए उसको, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान भी उपयुक्त माना जाता है। लेकिन मृदा कौन सी चाहिए, यानी मृदा चाहिए उसको जल निकास युक्त दोमट व बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोमट मृदा। तो इस मृदा का पीएच मान कितना रहता है, तो इस मृदा का पीएच मान रहता है 6.5 से 7.5 पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। मैंने पहली क्लास में पीएच मान के बारे में बताया कि हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक सक्रियता को दर्शाता है। किस वैज्ञानिक ने परिभाषित किया इसको, पीएच को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 के अंदर किया था। यानी 6.5 से 7.5 पीएच मान इसके मृदा के लिए उपयुक्त रहता है। अब अपने बात करेंगे कि मृदा की तैयारी कैसे की जाती है। मृदा की तैयारी कैसे की जाती है, तैयारी का मतलब यानी मृदा को किस प्रकार अपने बुआई के लिए मृदा को जुताई है, कितनी गहराई पे करनी चाहिए। तो मृदा की तैयारी की बात की जाए तो मृदा की पहले इसमें क्या है कि 2 से 3 जुताई, यानी 2 से 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करोगे। 2 से 3 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से करेंगे। उसके बाद उसको क्या है कि पाटा लगाकर समतल बनाया जाता है। पाटा सुहागी को कहा जाता है। पाटा लगाकर समतल बना लिया जाता है। समतल व भुरभुरा, यानी समतल व मृदा को भुरभुरी बना लिया जाता है। भुरभुरी बना ली, उसके बाद क्या है कि मृदा का भी उपचार करते हैं। दीमक वगैरह है, कोई भी और भी कीटों से नियंत्रण के लिए मृदा को उपचार कैसे किया जाता है। मृदा उपचार इसलिए कि इसकी ज्वार के अंदर मृदा का उपचार करने के लिए आप क्या करोगे, क्यूनोल फोस 1.5% चूर्ण बनाकर मृदा के अंदर छिड़काव किया जा सकता है। यानी आप छिड़काव कर सकते हो, मृदा को उपचारित इससे कर सकते हो। अब आप एक मेरा नोट ला के ये लिखिए, इसके अंदर क्या होता है कि सोरगम सिग्नेस किसे कहते हैं। मृदा हो चुकी है, मृदा के बाद इसके अंदर एक आता है वर्ड सोरगम सिग्नेस। ये क्या होता है? सोरगम सिग्नेस का मतलब क्या है कि हेक्सा ओसिटिव, यानी ज्वार की ऐसी फसल है इसकी जड़ें गहराई पर ज्यादा होने के कारण ये क्या करती है, इसमें ज्यादा पोषक तत्वों की मात्रा को ग्रहण करती है। तो इसका सोरगम सिग्नेस का मतलब क्या है कि ज्वार के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात होता है वो क्या होता है, अधिक मिलेगा आपको, अधिक होता है। और ये क्या करता है कि ज्वार की जो फसल है जो पोषक तत्वों का, यानी पोषक तत्वों को ज्यादा ग्रहण करती है। तो इसे जब जैसे ही आप नेक्स्ट फसल लोगे तो इसके लिए क्या है कि आपको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का उपयोग अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिक करना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार आपने इस सीजन के अंदर यानी ज्वार की फसल ले ली है तो नेक्स्ट जैसे 2 या 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जैसे
ही कोई और फसल उस फील्ड के अंदर लेते हो, तो वहां क्या करोगे कि नाइट्रोजन की मात्रा 20% ज्यादा उपयोग करनी पड़ेगी आपको। नहीं करोगे तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएगी, पूरी की पूरी फसल भी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इसे सोरगम सिकनेस भी कहा जाता है। अब होगी मृदा। मृदा के बाद अपने बात अब रहती है उन्नतशील प्रजाति। उन्नतशील प्रजाति या उन्नतशील किस्में भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी रहती हैं, तो सभी देखिए इसके अंदर कौन कौन सी प्रजाति हैं। तो अपने पहले बात करेंगे, एक आती है CSH फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट रहती है प्रजाति, क्योंकि प्रथम संकर प्रजाति है। ये कब विकसित की गई, इसको की गया है 1964 में विकसित किया गया है। 1964 में विकसित प्रथम संकर प्रजाति है जवार की। उसके बाद आता है CSH5, CSH14 यानी 14। उसके बाद आता है SPV13, SPV96, SPV245, SPV346। ये प्रताप जवार 1430 ये रहती है इसकी प्रजाति। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि बहु कटाई वाली, बहु का मतलब यानी ज्यादा कटाई करने वाली उन्नतशील प्रजाति कौन सी है, बहु कटाई वाली प्रजाति, बहु कटाई वाली प्रजाति, तो ये कौन कौन सी रहती है। तो ये पहली प्रजाति, इसके अंदर क्या रहती है कि मीठी सूडान यानी मल्टीकल्ट चारे के लिए, मल्टीकल्ट चारा यानी मीठी सूडान प्रजाति है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, SSG 53। किसके लिए उपयुक्त है, मल्टीकट चारे के लिए, मल्टीकट चारे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद इसके दूसरी कौन सी रहती है, MP चरी भी होगा। MP चरी के बाद रहता है इसके अंदर MP चरी 23 भी रहता है, MP चरी 23 भी रहता है। उसके बाद रहता है जवाहर चरी 69। ये प्रजाति भी बहु कटाई यानी चारे के लिए सबसे उपयुक्त है। उसके बाद अगर बात की जाए कि एक कटाई या एक कटाई वाली प्रजाति कौन सी रहती है, एक कटाई के अंदर कौन कौन सी आती है, तो इसके अंदर प्रजाति रहेगी CSV 15, CSV 20, राजचरी 1 और राजचरी के बाद रहता है जवाहर चरी 6। ये प्रजाति एक कटाई के लिए। उसके बाद एक आती है CSV फर्स्ट, जो CSV फर्स्ट होती है, उसका दूसरा नाम किस नाम से, स्वर्णा के नाम से जानी जाती है। एक नोट लगा, रवि चारे के लिए कौन सी प्रजाति, रवि ज्वार की रवि चारे के लिए, रवि चारे के लिए एक मुख्य प्रजाति कौन सी है, M13B5। ये प्रजाति सबसे उपयुक्त रहती है जो रवि चारे के लिए जवार की। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए